पैसे आते हैं, लेकिन सर वो इनफ नहीं होते, इसलिए मुझे टेंट में रहना पड़ता है और टॉयलेट के लिए मैं वीटी स्टेशन जाता हूँ। कभी भी उसके फादर ने कोई पानी पूरी वगैरह नहीं बेचा। स्टोरी इज नॉट दैट कि यशस्वी पानी पूरी बेच रहा था और अब इंडिया के लिए खेल रहा है। आई फील कि यशस्वी काफी क्रिकेट खेल चुका है, 3-4 साल आईपीएल में खेल चुका है, डोमेस्टिक खेल चुका है, तो अगर वो इंडिया के लिए खेलता है तो मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा। गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज एक बेहद खास इंटरव्यू आप लोगों के लिए। स्पोर्ट्स आर पर आप इन्हें पहले भी देख चुके हैं और दोनों को देख चुके हैं, तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था बिकॉज क्योंकि ज्वाला सर हमारे साथ आज हैं और ज्वाला सर को आप हमेशा से जो है वो इस तरीके से जानते हैं कि द मैन बिहाइंड जो फोर्स आप देख रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स आप जितने भी सारे प्लेयर्स को देखते हैं बढ़िया करते हुए, उनके पीछे ऐसे ही कोचेस होते हैं और ऐसे ही कोचेस का डेडिकेशन होता है। और ये कोई महीने दो महीने की बात नहीं है, ये सालों की बात है। मतलब कम से कम एक दशक एक खिलाड़ी के पीछे लगता है, तब जाकर आपको किसी रात आपके फोन की एक नोटिफिकेशन बजती है और आपको पता चलता है दैट यशस्वी जायसवाल जो है वो WTC स्क्वाड के साथ स्टैंड बाय प्लेयर्स की लिस्ट में इंग्लैंड जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। इट वॉज एन ऑनर बैक देन ऑल्सो जब आपने गोरखपुर बुलाया था। इट वॉज एन ऑनर राइट नाउ ऑल्सो कि जब मैं आपसे तब बात कर रहा हूं कि हमने वो पूरी की पूरी प्रोसेस को जिया है जिसके लिए हर कोई जो है एक कोच सपना साधता है, एक खिलाड़ी सपना साधता है कि भाई प्लेयर जो है वो सिर्फ आईपीएल तक सीमित ना रहे, सिर्फ अंडर 19 तक सीमित ना रहे, बल्कि इंडिया को भी रिप्रेजेंट करे। तो उस तरफ सर यशस्वी जायसवाल के कदम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत खुशी है इस चीज की। आप किस तरीके से देख रहे हैं? शुरुआत से जानना चाहता हूं। द वे यू स्टार्टेड विद हिम, सबको पता है वो इनिशियल फेज, लेकिन एक बार आप अगर उसको थोड़ा सा फिर हमारी ऑडियंस के लिए बता दें, जो यंगस्टर्स हैं जो शायद उस स्टोरी से अभी भी अनजान है, आप एक बार शुरुआत से थोड़ा सा बता दें सर कि किस तरीके से चीजें स्टार्ट हुई थी विद यू एंड यशस्वी जायसवाल, और फिर हम धीरे धीरे आज की तारीख पर आएंगे। सबसे पहले आप सब लोग को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे जब भी आपके चैनल पे मैं आया हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और लास्ट टाइम मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था और आप हमारे गोरखपुर मेरे घर पे भी आए, तो जी सर। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर और सर। जहाँ तक यशस्वी का जो अभी सिलेक्शन हुआ है स्टैंड वाइज में, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम कि वो इतने साल से जो मेहनत कर रहा था वो बहुत करीब आ गया है। इनफैक्ट अभी वो टीम में नहीं है, स्क्वाड में नहीं है, बट एटलीस्ट उस टीम का हिस्सा है जहाँ पे बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स होंगे और जो बहुत सारा अपना प्रूव कर चुके हैं एज अ प्लेयर। तो उससे भी उसको काफी कुछ मिलेगा सीखने को, और आगे जाके उसको और इंटरनेशनल क्रिकेट अगर वो खेलता है तो उसमें बहुत सारे फायदे होंगे। और जहाँ तक कहा स्ट्रगल की बात है, कहानी की बात है, वो बहुत लंबी कहानी है। मैं बहुत चैनल्स पे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यशस्वी मुझे मिला था 2013 में, दिसंबर 17। और उसको मैंने आजाद मैदान पे एक नेट्स में खेलते हुए देखा था। और कोइंसिडेंस था, मैं आजाद मैदान ज्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मेरे एकेडमी के बच्चों का मैच था, तो वहां पे मैं गया और वहां में किसी दोस्त से मिलने चला गया क्योंकि वहां पे 22 पिचेस है। उस टाइम पे मेट्रो का काम नहीं था, अब वहाँ पे मेट्रो का काम भी शुरू है, तो वो पिचेस अभी काफी कम हो गए। तो जी मैंने उसको खेलते हुए देखा और मेरे जो दोस्त था मेरा, मुन्ना नाम था उसका, तो उसने मुझे बोला है कि ये लड़का अच्छा खेलता है। बिकॉज उस नेट में जब एक पहले वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा था, बार बार कंप्लेंट कर रहा था विकेट की, और ये जब खेलने गया तो ये कॉन्फिडेंटली खेल रहा था। तो मेरा एक लाइन है हमेशा से कि विकेट और बॉलर कितना इफेक्टिव है या कैसा है वो बैट्समैन की टेक्निक और उसके एबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जी। यही बोल ही रहा था, तब तक वो मेरा दोस्त ने बोला कि बाला भाई ये लड़के का बहुत मामला चल रहा है मुंबई में, और आप इसके लिए कुछ कर सकते हो क्या। हम्म। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते थे, बिकॉज आई रन अ फाउंडेशन, फिर हमारा बहुत सारे टूर्नामेंट्स करते रहते हैं, बहुत सारे एम्पल ऑफ प्लेयर्स आते रहते हैं। तो लोगों को लगता है कि हम कुछ प्लेयर्स को हेल्प करते हैं, तो लोग हमारे पास बहुत सारे प्रोफाइल्स लाते हैं, अभी भी आते हैं मेरे पास, लेकिन जो डिजर्विंग होता है हम उसी को लेते हैं, हम सबको नहीं लेते हैं। देन ये लड़का बाहर निकला तो मैंने इससे उसका नाम पूछा। मैंने बोला क्या नाम है बेटा, तो बोला यशस्वी जायसवाल।
छोटा सा था काफी, 12 साल के आसपास का रहा होगा उस टाइम। जी। तो जब उसने हेलमेट उतारा तो मुझे बहुत मासूम सा एक बच्चा दिखा। और मैंने बोला, कहाँ रहते हो बेटा? तो बोला, मैं ये टेंट में रहता। उसने उंगली दिखाया। तो जी। मैं बोला, आपके माँ बाप कहाँ रहते हैं? तो बोला, सर वो गांव में रहते हैं। मैं बोला, कहाँ से आए हो? तो बोला, मैं यूपी से आया हूँ। तो मैं थोड़ी सोच में पड़ गया कि ये टेंट में क्यों रहता है, थोड़ा ऐसा बैक ऑफ द माइंड चलने लगा। और आपका भी उत्तर प्रदेश तो से कनेक्शन है सर? हाँ जी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि आप कितने कितने साल से हो? तो बोला, मैं यार 1 साल 1.5 साल, जो भी उस टाइम बताया उसने था। बोला, मैं इस दौरान आपने कोई क्रिकेट खेली है? तो बोला, हाँ सर, हैरी शील्ड खेला था। तो मैंने बोला, आपने कुछ परफॉर्मेंस वगैरह किया होगा उसमें? तो हम्म। बोला, हाँ सर, मैंने 200 रन किए थे और 8 विकेट लिए थे। तो थोड़ा मुझे शॉकिंग परफॉर्मेंस लगा। मैं बोला, 200 रन किया और 8 विकेट लिया है और 1 1.5 साल से इसको कोई खिला नहीं रहा है, तो कुछ तो है यहाँ पे, कुछ स्टोरी है। तो और दूसरा मुझे लगा हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ा के बता रहा था कि मैं उसको कुछ दे दूं उसको। होते हैं ना बच्चे, थोड़ा सा एक्साइटेड रहते हैं किसी को देख के। हम्म। तो मैं बोला, अगर आपने परफॉर्मेंस किया है तो आप मुझे इसका डिटेल, यानी आप पेपर में आया होगा, न्यूज़पेपर कटिंग्स होगी, वो लेके आना। मैंने उसको मेरा कार्ड दिया घर का। और मैंने बोला, यहाँ पे थर्सडे को आ जाना मेरे घर पे 11 o'clock। तो 11 o'clock आया मेरे पास, और मैंने ऐसे प्लास्टिक में फोल्ड करके एकदम 3 4 उर्दू के पेपर कटिंग्स थे, उसके बाद एक इंग्लिश का था। तो मैंने उसको बोला कि अभी लास्ट ईयर आप खेले, तो इस साल क्यों नहीं खेल रहे हो? हम्म। क्योंकि लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस था। तो उसने बोला कि मुझे यहाँ पे कोई खेलने नहीं दे रहा है, लोग बोलते हैं कि अगर तुम खेलोगे तो तुमको लोग बैन कर देंगे, तुमको मुंबई से निकाल देंगे, तुम्हारे पे केस हो जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। ठीक है। तो मैंने बोला, ऐसे तो नहीं होता है, ये सब चीजें तो यहाँ होती नहीं। तो बोला, नहीं सर, मैं नहीं खेल रहा हूँ, बिकॉज लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं कि तुम खेलोगे तो तुमको लोग बैन कर देंगे, तुम्हारे पे केस हो जाएगा, बाहर से आए हो तुम, तुम्हारा ये प्रॉब्लम, बहुत सारे इश्यूज बता रहा था। तो हम्म। मुझे थोड़ा 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 समझ में आ रहा था कि इसको लोग ना बहुत बुरी तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि जी। वहां पे वो टेंट में रहता था, मालियों के साथ रहता था, अलग अलग कोचेज आते थे, कोई कुछ बोलता था, कुछ बोलता था। हम्म। कुछ लोग उसको कई मैच खिलाने ले जाते थे, कोई भी उसका, मतलब पीपल वेर वेरी, मतलब कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज था उसका। और उसको पैर में इंजरी भी हो गई थी, तो वो नी में बराबर दर्द होता, दर्द भी होता है, सब ये सारी चीजें बता रहा था। तो जब ये सब चीजें बता रहा था ना, तो मुझे एक्चुअली लगा कि मैं अपने फ्लैशबैक में चला गया अच्छा। कि किस तरीके से मैं 1995 में गोरखपुर से मुंबई क्रिकेट खेलने आया था। और मेरे फादर को मैंने और मेरे मदर को प्रॉमिस किया था कि, क्योंकि मेरे फादर उस टाइम वेटेनरी डॉक्टर थे और उनका सैलरी 6,200 रुपए था। हम्म। उसमें रेंट भरना था, 2 3 भाइयों को पढ़ाना था। तो तो जब वो अपनी कहानी बता रहा था कि लोग उसको बोलते हैं, तुम गांव चले जाओ, तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तुमको बैन कर देंगे, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मतलब बहुत सारे लीगल चीजें भी थी जो उसको लोग लोग मिसगाइड कर रहे थे कि तुम्हारा लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन टेल ऑन द कैमरा। जी। सो मुझे समझ में आ गया कि क्या इश्यूज है। तो जैसे जैसे फिर मैं बोला, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, क्या देते हैं? तो बोला, मेरे घर से थोड़े बहुत पैसे आते हैं, लेकिन सर वो इनफ नहीं होते, इसलिए मुझे टेंट में रहना पड़ता है। और टॉयलेट के लिए मैं वीटी स्टेशन जाता हूँ। तो थोड़ा यही सब बात चल रहा था। तो जैसे जैसे वो बता रहा था ना, मैं ना अपने आप को ना उससे रिलेट कर गया, क्योंकि मैं हम्म। भी 1995 में मुंबई आया था क्रिकेटर बनने। और जी। मैं शारदाश्रम स्कूल में आचरेकर सर के अंडर में मेरा मतलब मैं सीखता था। और मैंने बहुत अच्छा स्टार्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था स्कूल क्रिकेट में, इवन स्टेट के लिए भी सिलेक्ट हुआ। तो आज मेरा भी बड़ा अच्छा चल रहा था स्टार्ट में। बट लेटर ऑन यही चैलेंजेस मुझे भी आए कि मैं लोग मिसगाइड करने लगे। और फिर मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया था कि 2 साल से ज्यादा मैं अपने बर्डन नहीं डालूंगा, आई विल लुक आफ्टर माई सेल्फ। तो मैं अपना ऐसे पेपर कटिंग बना के लोगों के पास जाता था। एक न्यूज़पेपर आता था, उसमें पढ़ता था कि कौन सा आदमी यूपी से आके सक्सेसफुल हुआ है। तो उसका एड्रेस निकाल के उसके घर पे जाता था, बेल दबाता था, उसको अपना फाइल दिखाता था। तो बहुत बार लोगों ने एंटरटेन नहीं किया, ऐसा बहुत मैंने कोशिश की। फिर फाइनली मुझे कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मतलब बहुत स्ट्रगल वाला था। लाइक लोगों ने कभी 2,000 दे दिए, कभी किसी ने जिम में रख दिया, तो मैं जिम में रहा, दूध की डेयरी में रहा, ट्रेन में सोया, फुटपाथ पे सोया, वो सब मैंने किया। और वो उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा कोच नहीं था और मेरे पास गाइडेंस नहीं था, और मेरी भी कुछ अपनी गलतियां थी।
मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी अच्छा सक्सेस मिलेगा। उस चक्कर में, डेस्परेशन में, मैंने अपने आप को इंजर्ड कर लिया और मुझे मल्टीपल इंजरीज हो गए, मल्टीपल शोल्डर, नी, बैक, व्हाटएवर, जितना सारे मसल्स में मेरे को इंजरी हो गया। और फिर ऐसा स्टेज आ गया था कि मैं चल नहीं पा रहा था, मेरे ग्रोइंग में इंजरी हुआ, उसमें मैं गिर गया रास्ते पे, मैं चल नहीं पा रहा था। और ये सारी चीजें मैं अपने आप को बोलता था, अपने आप से झेलता था। और फिर फैमिली के साथ शेयर नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था अगर फैमिली के साथ शेयर करूंगा तो तुरंत रिटर्न टिकट आ जाएगा। तो दो मेरे फादर अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन ये सब डर के मारे या मतलब नहीं कर पाया शेयर। तो साइकोलॉजिकली डाउन होने लगा। उसके बाद फिर मैं जब क्रिकेट छोड़ रहा था, व्हेन आई वाज अबाउट टू लीव क्रिकेट, मैंने सोचा कि ठीक है, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सोचते हैं कि ये चीज मुझे नहीं मिली तो मैं दूसरों को क्यों दूं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। मैंने सोचा कि अगर मुझे नहीं मिली तो मैं किसी और को जरूर दूंगा और ये प्रूफ करूंगा कि यस, कुछ ना कुछ मेरे अंदर था। ये मुझे तो फिर क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस थे व्हेन आई वाज लीविंग क्रिकेट, बट मैंने क्रिकेट कोचिंग ही चुना, क्रिकेट में ही रहना चुना, क्योंकि मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि जो स्टोरी मैंने स्टार्ट की थी उसको मैं अच्छे मोड पे एंड करूं। तो ये मेरे बैक ऑफ द माइंड था। और जब यशस्वी ये सारी चीजें बोलने लगा तो मुझे ना उन सारी चीजों का एहसास हो गया। मुझे लगा कि शायद ये लड़का जिस तरीके से मेरा जुनून है था खेल एज अ प्लेयर, वो उसी जुनून को लेके आया है। उसने हार्डशिप की है। और मैं अगर इसको वो सारी चीजें दूं जो मुझे ना मिली, क्योंकि मुझे पता था कि कहाँ कहाँ पे आदमी फेल हो सकता है। तो एक फेलियर जो मेरी स्टोरी थी एज अ प्लेयर, आई कैन से दैट कि मैंने बहुत सारा एबिलिटी होने के बाद भी वो सारी चीजें मैं नहीं अचीव कर पाया, दो आई ट्राइड वेरी हार्ड। देन आई रियलाइज कि अगर वो चीजें मैं इसके साथ करूंगा सही तरीके से और तो बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। तो जब वो बोल रहा था ना, तो मेरे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होने लगा कि किस तरीके से इसको करना है। विजुअलाइजेशन मेरा अपने आप स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने उसको बोला डोंट वरी, जो हो गया वो हो गया। और अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला 2-3 दिन मेरे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो 2-3 दिन प्रैक्टिस करने आया तो मुझे अच्छा लगा वो। तो एक टूर्नामेंट था गाइल शील्ड, नेक्स्ट जो टूर्नामेंट था वो गाइल शील्ड था जी। मुंबई का। तो मैंने मैंने बोला तू गाइल शील्ड खेलेगा। तो वो बोला कि सर मैं गाइल शील्ड नहीं खेलूंगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं खेलेगा? बोला नहीं, सब लोग बोलते हैं कि तुम खेलोगे तो तुमको बैन कर देंगे, तुमको गांव भेज देंगे, ये सारी चीजें बोल रहा था। तो मैं बोला आज से ना, अब तू मेरे साथ है। आई विल लुक आफ्टर योर सेल्फ, आई विल लुक आफ्टर योर सेल्फ। और अगर तुझे कोई कुछ बोलता है या कोई कुछ करता है ना, तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। वो मेरे पे ब्लेम आएगा, मैं हैंडल कर लूंगा। अगर तुझे मेरे पे ट्रस्ट है तो खेल। तो बहुत करने के बाद मैंने उसको थोड़ा धमकी दिया, मतलब अगर तू नहीं खेलेगा ना तो मैं तुझे फिर लूंगा नहीं मेरे पास। तो वो खेलने गया गाइल शील्ड, और पहले मैच में 47 रन किया और उसने 5 विकेट निकाले। अच्छा। तब तक वो एक्चुअली आजाद मैदान पे रहता था, 5-6 दिन मैंने उसको वहीं रखा था मिलने के बाद। तो फिर आया मेरे पास, तो मैं बोला क्या हुआ, कुछ हुआ तुझे, किसी ने कुछ बोला, कुछ हुआ तेरा? बोला नहीं सर। तो बोला नेक्स्ट मैच में अच्छा कर। तो नेक्स्ट मैच में उसने 319 रन किए नॉट आउट और 13 विकेट निकाले, 8 एंड 5। तो फिर उसी दिन, वो मैच 2-3 दिन का मैच था, उसी दिन उसके फादर जो थे उस टाइम उसको लेने आने वाले थे। दैट वाज द टाइम जब वो लोग उसको लेके जाने वाले थे, क्योंकि 2 साल काफी उसने हार्डशिप किया। बट कुछ क्लिक नहीं हो रहा था मेरी। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम इसको नहीं रखेंगे यहाँ पे। एंड समथिंग ऐसा कुछ हो रहा था। तो उसके फादर मुझसे मिलने आए और फिर मैंने उनको ग्राउंड पे मिला। एंड देन उसको उनको मैं अपने घर पे ले गया। आई हैड 2 हाउसेस, एक मेरा पहले का था और एक पुराना का था। और उसको बताया, उनको बोला कि आज के बाद यशस्वी यहीं रहेगा, तो इसका सारा सामान वामान यहीं पे लाइए, यहीं पे रहना रहेगा ये, और जो भी है मैं देखता हूँ। तो ही बिकम वेरी वेरी इमोशनल। हिज फादर नेम इज मिस्टर भूपेंद्र कुमार जायसवाल। वो बहुत ही इमोशनल हो गए, बड़े भले आदमी हैं, बड़े इमोशनल हो गए। और उन्होंने मुझे बोला कि सर हम लोग इतने साल से परेशान थे, बहुत जगह गए, बहुत जगह हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन आपने जो इसका हाथ पकड़ा है तो पकड़े रहिएगा। और ये आपके घर में घर का काम करेगा, सफाई करेगा, जो भी मतलब घर का काम रहेगा। बोलता है जूता भी पॉलिश करूंगा, सर का मैं मसाज भी करूंगा, लेकिन मैं क्रिकेट खेलने आया, मुझे क्रिकेट खेलना, और बाकी में कोई चीजों से ना इसका कोई मतलब रहेगा ना हमारा कोई मतलब रहेगा। आप इसको खाली क्रिकेट खिलाइए,
इसको खाली क्रिकेट खेलना है, बाकी जो भी चीजें होंगी सब आप देखना, आप करना, और आप लाइफ टाइम हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। तो मुझे लगा कि ठीक है, अभी ये इतना बोल रहा है, तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिम। फिर मैंने बोला ठीक है, अब आज के बाद आप टेंशन मत लीजिए, जो भी है मैं देखूंगा, वट एवर जो भी एक क्रिकेटर बनाने के लगता है, एकोमोडेशन वट एवर जो भी लगता है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम गॉड ग्रेस सब आ गया था। तो मैंने फिर उसके उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर सबसे पहले तो उसको नी की इंजरी थी, हम्म। क्योंकि वो जब टेंट में रहता था तो जब उसके नी में दर्द होता था तो कोचेस बोल देते थे कि तू तेरा फिटनेस खराब है, 4 राउंड और लगा। तो उसको अगर आपके नी में कोई टेयर है या कोई भी इंजरी है, अगर आप उस पर और लोड डालोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मैं हम्म। उसको लेके गया, पहले उसको ट्रीटमेंट करा। अगर डॉक्टर ने बोला कि अगर 6 महीना और ये करता था तो शायद ये वापस रिकवर नहीं होता था। तो देन हाउ स्टार्टेड, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो इस तरीके से यशस्वी की मेरे साथ शुरुआत हुई। और बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि वो मेंटली बहुत ज्यादा डाउन था उस टाइम पे। और फिजिकली, क्योंकि अंडर प्रिविलेज लड़का था, उसको बचपन में जो हमारे घर में अच्छा अच्छा खाना मिलता है वो सब चीजें उसको नहीं मिली थी, तो उसका ग्रोथ थोड़ा सा अबनॉर्मल जैसा था स्टार्ट में, इसलिए उसको नी में पेन होता था। तो वी मेक श्योर कि वो मेरे साथ रहे। मैं उसको घंटों 5 3 3 4 4 घंटे अपने साथ लेके घुमाता था, प्रैक्टिस कराता था, काउंसलिंग करता था। फिर मुझे लगा कि इसको और किसी बड़े प्लेयर से मिलाना है, तो सबसे पहले मैंने वसीम जाफर के पास लेके गया। हमने साथ में डिनर किया, और उसके बाद वसीम ने उसको एक बहुत अच्छी बात बोली कि तुमको रन बनाने की आदत है, इसको कभी छोड़ना मत, बड़े रन बनाने की। तो हम्म। देन वहां लेके गया। देन मेरे बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स मेरे पास आते रहते हैं, लाइक दिलीप वेंगसरकर सर आते हैं, चमिंडा वास आते हैं, रंगना हैराथन। तो आई मेड श्योर कि जो भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए उनसे भी इसको काउंसलिंग कराऊं, ताकि इसको पता चले कि आगे के स्टेज में कैसा होना चाहिए। एंड बी गिवन एवरीथिंग जो भी एक क्रिकेटर बनने के लिए लगता है, वहीं से स्टार्ट हो गया। और वो उसका उसने अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन भी किया। सर उसके बाद मतलब जैसे आज के यशस्वी जायसवाल को तो हर कोई देख रहा है, बट इसी सब में क्योंकि ये कोई बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोग इस तरह के संघर्ष को करते होंगे, बहुत सारे लोग इस तरह के संघर्ष से गुजरते होंगे। आप पता नहीं ऐसे कितने ही क्रिकेटर्स को जानते होंगे, युवा क्रिकेटर्स को, जिनकी स्टोरी एग्जैक्टली ये नहीं है लेकिन इसके आसपास है। अगर यशस्वी का संघर्ष 10 है तो उनका 9 होगा, 9.5 होगा, 11 भी होगा किसी का। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके आपके पॉइंटर्स क्या थे उस समय पे यशस्वी जायसवाल को, अगर कोई भी बडिंग क्रिकेटर, कोई भी ऐसा क्रिकेटर जो इस वक्त पर इसी तरह के फेज से गुजर रहा है, या इस तरह के फेज, इससे हल्का, इससे थोड़ा सा और ज्यादा फेज से गुजर रहा है, व्हाट ही और शी नीड्स टू डू सर, क्या आपकी एक्सपर्ट एडवाइस होगी उनको? कैसे इन सारी की सारी चीजों को आप थोड़ा सा पीछे रखकर अपने क्रिकेट पर फोकस कर सकते हो, या टू बी बेटर? और देखिए, यशस्वी की जो स्ट्रगल है ना, वो स्टार्ट में थी 2 साल तक, काफी अच्छी खासी स्ट्रगल थी। वो जी। टेंट में रहा, पब्लिक टॉयलेट्स में गया। लेकिन उसके बाद जो भी उसको, जो अभी आज जो कर रहा है, वो बिकॉज ऑफ प्योरली क्रिकेटिंग टर्म्स पे कर रहा है, क्योंकि उसको अच्छी प्रैक्टिस मिली, अच्छा डाइट मिला, अच्छा गाइडेंस मिला, अच्छा प्रमोशंस मिला। लॉट ऑफ मीडिया पीपल सपोर्टेड हिम, बिकॉज जब वो शुरू में खेल रहा था तो उसको कोई 1 2 साल तक कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। तो आई मेड श्योर कि मैं राइट लोगों से मिलाऊं, और 3 4 मेरे जो जर्नलिस्ट लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके सामने लेके गया। 2 3 न्यूज़पेपर से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके पास लेके गया। मैं बोला लड़के का स्टोरी अच्छा है, अच्छा खेल रहा है, इसको थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा पब्लिश करो, और ताकि सिलेक्टर्स का नजर जाए, क्योंकि उसके बारे में ना बहुत निगेटिविटी थी मुंबई क्रिकेट में। लोग अच्छा। बोलते थे नहीं नहीं ये लड़का ना, इसको नहीं लेंगे हम लोग बार बार कंप्लेंट्स करते थे, दुनिया भर के बाहर से आया है, और ये बहुत सारी इश्यूज थे। तो वो चीज उसको एक प्रॉपर जो एक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, उसको 2013 के बाद मिला है। और हम्म। 2013 के बाद उसने भी बहुत मेहनत की है। और जो वो एक मेंटल स्टेट था उसका, डाउन मेंटल स्टेट, उसको ना उसने रिवाइव करके पॉजिटिव मेंटल स्टेट में लाया। क्योंकि मैं बहुत उससे बात करता था, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा टाइम एक एक 2 2 3 3 घंटा हम लोग खाना खाने के बाद, क्योंकि मेरे घर पे ही रहता था। मेरे घर पे वो, लाइक ही वाज माय फैमिली मेंबर, तो हम लोग खाना खा के 2 घंटा 3 घंटा बैठते थे। मैं उसको बोलता था डायरी लिख अपना, तो डायरी लिखता था। तो उसका जो संघर्ष था वो इनिशियल संघर्ष था। उसके बाद मुझे लगता है कि जो भी किया है वो प्रॉपर क्रिकेटिंग फैकल्टी में आके, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडोर प्रैक्टिस, आउटडोर प्रैक्टिस, बॉलिंग मशीन। फिर मैंने उसको इंग्लैंड भी भेजा था 2015 में।
तो मुझे नहीं लगता कि 2013 के बाद उसको कोई संघर्ष करना पड़ा। उसका जो भी संघर्ष था उसकी मेहनत और परफॉर्मेंस करना था। कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोसेस होता है क्रिकेटर बनने का, उसके वजह उसने वो फॉलो किया, परफॉर्मेंस किया और आज यहाँ तक आया। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रगल की बात होती है वो 2013 के पहले ही खत्म हो जाती है उसकी। जो आज मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के और बहुत सारे चीजें देखता हूँ, तो कभी कभी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने मीडिया में भी बोला हुआ है कि जो भी संघर्ष था उसका 10 साल पहले का था, जब वो हमारे इंफ्रा में नहीं आया था। उसके बाद उसको सब कुछ मिला, और इनफैक्ट कभी भी उसके फादर ने कोई पानी पूरी वगैरह नहीं बेचा। और एक चीज और क्लियर करूंगा कि जो वो फोटो बार बार आता है, वो हमारा 2018 में एक शूट था कोई चैनल का, तो उन लोगों ने हमको लाइक थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि वी वांट दिस काइंड ऑफ फोटो एंड दिस काइंड ऑफ वीडियो। तो मैंने उसको वहां पे काजल बदन के बाहर एक स्टॉल पे खड़ा करा के वो करवाया। तो द स्टोरी इज नॉट दैट कि यशस्वी पानी पूरी बेच रहा था और अब इंडिया के लिए खेल रहा है। उसका हार्डशिप 2013 के पहले था और वो 10 साल हो चुके हैं। तो एक क्रिकेटर बनने के लिए खाली संघर्ष काफी नहीं होता है, आपको प्रॉपर कोच चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, आपको प्रॉपर क्रिकेट के इक्विपमेंट चाहिए, आपका प्रॉपर प्रमोशन होना चाहिए। एंड देन जो एसोसिएशन होता है, जैसे मैं बोलूंगा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, ऐसे अच्छे एसोसिएशन का बैकअप चाहिए। क्योंकि यशस्वी इस प्रोसेस में बहुत बार फेल भी हुआ है। बहुत बार वो अंडर 16 में उसके कुछ खास रन नहीं थे जो वो फर्स्ट सीजन खेला था। करीब 13-14 इनिंग में 290 यानी 250 था, तो भी उसको खिलाया ऑन द प्रॉमिस। तो खाली स्ट्रगल करने से आप प्लेयर नहीं बनोगे जब तक बाकी चीजें नहीं होंगी। तो ये पहली चीज है। अपने हर एक प्लेयर को सबसे पहले एक अच्छा कोच ढूंढना चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस का प्लेयर ढूंढना चाहिए। जो स्ट्रगल होता है उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। स्ट्रगल इज नॉट कि आप स्ट्रगल करके क्रिकेटर बनोगे। स्ट्रगल से ये ग्राउंड के बाहर का स्ट्रगल जो होता है वो क्रिकेट में कोई काम नहीं आता, टू बी वेरी फ्रैंक। वो आपकी लाइवहुड के लिए है। तो ये दूसरी चीज है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि ऐसे कौन से लड़के, तो मेरी एकेडमी में ना ऐसे ऐसे लड़के हैं कि अगर आपको मैं उन लोग की स्टोरीज बताऊं। अभी मेरे यहाँ पे एक बच्चा रहता है, राम भजन करके लड़का है। वो 2018 में मेरे पास आया और पूरे लॉकडाउन में मेरे एकेडमी में अकेला रह गया। कैन यू बिलीव दिस? इट वाज अकेला रह गया दिन और रात। मतलब अच्छा। जिस टाइम पे लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, अकेला लड़का वो हमारे इस इंडोर एकेडमी में रह गया। और उस टाइम पे कैन से अभी भी वो खेल रहा है। अभी अंडर 19 मुंबई के सिलेक्शंस में उसका सिलेक्शन हुआ है। एक लड़की आती है तानिया गुप्ता, वो यहाँ मेरे एकेडमी से अराउंड 60 किलोमीटर दूर रहती है और 6 o'clock वो डॉट आ जाती है एवरी डे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रगलिंग स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रगल जो होता है ना, वो क्रिकेट के बाहर की चीज है, उसका क्रिकेट से कोई खास लेना देना नहीं है। अगर आपको प्लेयर बनना है तो जो क्रिकेटर बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसकी बात करना ज्यादा जरूरी है। तो उस पे अगर लोग ज्यादा ध्यान दें तो शायद ज्यादा रिजल्ट्स मिलेगा। ठीक सर। सर उसके बाद ये जो सारी की सारी चीजें हैं, आपने इंग्लैंड भेजा, फिर अंडर 19 की भी स्टोरी हमें पता है, अंडर 16 की स्टोरी आपने बताई। ये जो अंडर 19 से बाद के जो 4 से 5 साल है, इसमें अगर आप थोड़ा सा यशस्वी की ग्रोथ को बताएं, क्या क्या दिक्कतें आई, उसके बाद आपको क्या ऐसा लगा कि वॉज ही रेडी फॉर द, मतलब टॉप लेवल, अटमोस्ट लेवल के लिए, क्या वो पूरी तरीके से तैयार है अंडर 19 क्रिकेट के बाद? क्योंकि अंडर 19 बहुत अच्छा गया था। यू योरसेल्फ वेंट देयर साउथ अफ्रीका में, कि जहां आपने पाकिस्तान की इनिंग्स मेरे ख्याल से छुप कर देखी थी कि भाई आप नजर में ना आओ उसकी। एंड देन उसके बाद ठीक है, फाइनल का जो रिजल्ट रहा, नॉट अकॉर्डिंग टू अस, बट उसका उसके लिए टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल था। बट आफ्टर दैट क्या क्या कैसे रहा सर? क्या आपको लगा कि अभी और काम करना है? मतलब ऑब्वियसली एक प्रोसेस तो होता ही है कि आपको बेहतर लगातार होना है, बट एज अ कोच यू ऑलवेज न्यू दिस कि भाई ये लड़का तो टॉप मोस्ट लेवल के लिए खेलेगा। बट वॉज ही रेडी, या उसके बाद का प्रोसेस क्या है कि बॉम्बे के लिए खेला, उसके बाद मुंबई के लिए अंडर 23 भी खेला मेरे ख्याल से, वो वहां पे उसने यस यस। सेंचुरी मारी। फिर चाहे रणजी ट्रॉफी आप देख लो या फिर आप आईपीएल देख लो। मैं आईपीएल पर बाद में आऊंगा, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर के किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी सर? वेल, जब मैंने बताया स्टार्ट में, जब मैं उसको लिया था मेरे पास ना, तो मुंबई में एक टूर्नामेंट होता है कांगाली, जो हाँ मुंबई का वन ऑफ द टॉप टूर्नामेंट होता है। जी। तो उसका बड़ी मुश्किल से हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया। हम्म। तो वो एक क्लब था मुस्लिम यूनाइटेड, जहाँ पे वो एक्चुअली जिसका टेंट था ना, तो वहां से वो खेलता था, वहां पे रहता था। तो जो कैप्टन थे ना वो मेरे अच्छे फ्रेंड थे। ओके। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको आप ए डिवीजन खिलाना। अच्छा। मतलब ए डिवीजन
लाइक रणजी ट्रॉफी के बॉलर होते हैं, अंडर 19 के टॉप लड़के होते हैं। तो जी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि उनको उसको ए डिवीजन खिलाना। तो अ, उसके पहले मैं क्या कर रहा था कि मैं उसको बॉलिंग मशीन पे 85 माइल्स पे बैटिंग कराता था। अच्छा। हमारा हमारे घर से कुछ 30-40 किलोमीटर दूर एक ही इंडोर था मुंबई में उस टाइम पे 2014 में। मैं उसको लेके जाता था, बॉलिंग मशीन पे खिलाता था। तो मुझे लग रहा था कि 85 माइल से खेल ले रहा है, तो मैं उसी बेसिस पे मैंने बोला कि आप उसको ए डिवीजन में खिलाओ। तो पहले जो 2-3 गेम थे ना, उन्होंने उसको प्लेइंग लेवल में चांस नहीं दिए। तो ओके। मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था क्योंकि फॉलो करता था। तो मैंने कैप्टन को बोला कि सर, मैं बोला असलम असलम शेख नाम है, अभी वो नहीं रहे दुनिया में। बोला असलम भाई, अगर उसको नहीं खिलाना है ना तो बता दो, मैं कि और खिला लूंगा, उसका टाइम वेस्ट मत करो। तो उनको थोड़ा ही अच्छा नहीं लगा, एंड देन ही सेड ओके ठीक है, मैं देखता हूँ कब खिलाऊं। तो उन्होंने उसको सबसे जो स्ट्रॉन्ग टीम थी कांगा लीग में, डीवाई पाटिल के अगेंस्ट उसको उतार दिया जी। और बोला इस मैच में मैं इसको खिला रहा हूँ। और अगेंस्ट में इकबाल अब्दुल्ला था, प्रवीण तांबे हाँ। और सारे मतलब प्योर रणजी ट्रॉफी के बॉलिंग अटैक था। और जी। ये फर्स्ट ईयर था इसका कांगाली का। तो और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मैच में खिला रहा हूँ, अब देखो क्या करता है। तो आई थॉट ओके फाइन, लेट्स। तो मैं वो जब वो मैच जब ये खेला ना, तो मैं पहले दिन ये नॉट आउट था, 8 नंबर इसको बैटिंग को भेजा और हम्म। मुझे बोला सर आज खेल रहा हूँ मैं 8, 6 या 7 नंबर पे रन पे नॉट आउट, 1.5 दिन का तब होता था कांगाली। तो मैं नेक्स्ट डे उसको देखने गया और ही वाज प्लेइंग वेरी वेल अगेंस्ट गुड फास्ट बॉलर्स। तो उसी दिन मुझे लगा कि ये आगे के क्रिकेट में जा सकता है। तो उसके बाद मैंने उसका जो प्रैक्टिस कभी भी ना छोटे बच्चों के साथ कराया नहीं, मैंने उसको बड़े बच्चों के साथ खिलाना शुरू किया। और वहां से इसका स्टार्ट हुआ। उसका स्कूल चेंज किया। तो हैरी शील्ड में पहला सीजन में कुछ खास 3-4 मैच में नहीं किया। तो उसके कोच ने मुझे फोन किया, बोला कि यार ऐसे खेलेगा तो हम लोग तो इसको नहीं रख पाएंगे टीम में। हम्म। तो आगे मैंने उसको फिर से, मैंने जब भी मैंने उसको कुछ बोला है, जब भी मैं इसको कुछ इनपुट देता हूँ, उसने 21 मैचेस में 16 सेंचुरीज की उसी सीजन में। ओ। देन ही प्लेड अंडर 16, उसके आगे अंडर 16 खेला। फिर अंडर 19 में वो पहला सीजन जब खेला था, विनू मंकट खेला था पहले। और जी। उसमें बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया था, उसने कुछ रन नहीं बनाए और आई वॉज इन मलेशिया। फिर मुझे आके साउथ अफ्रीका जाना था कहीं पे। तो मैं जब उसकी बैटिंग देखा विनू मंकट के बाद ना, तो मुझे बड़ा सा मतलब बड़ा ऑर्डिनरी सा उसका लगा। तो आई टॉक टू हिम अ लॉट एंड देन वहां से हुआ। तो जब ये अंडर 19 वापस खेला, मुंबई अंडर 19 खेला, बाउंस बैक करके वापस से खेला, तो वहां पे उसने रन बनाने शुरू किए। तो वहां जो 2018 का फेज था, 2018 से जो उसने स्टार्ट किया है, वहां से इसका गेम ना थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ, डोमिनेट करने लगा। पहले नीचे नीचे से खेलता था, फिर हम्म। ऊपर ऊपर से खेलने लगा, ऊपर से भी मारने लगा। तो 2018 का जो सीजन था, उसमें उसी साल अंडर 16 भी मुंबई खेला, अंडर 19 भी खेला और अंडर 23 भी खेला। मुझे लगता है शायद इसके पहले कोई किया है कि नहीं किया है। मतलब एक ही सीजन में तीनों खेला, 16, 19, 23। और फिर 2019-18 में रणजी के टीम में भी आ गया, लेकिन उसका डेब्यू 19 में हुआ। तो जो 18-19 का सीजन था उसका बहुत ही सॉलिड जा रहा था। और फिर मुझे वहां से लगा ना कि ये खेल सकता है, बड़ा क्रिकेट खेल सकता है। एंड आई मस्ट टेल यू वन स्टोरी कि 2018 में 2015, 16, 17 पृथ्वी शॉ भी मेरे पास था, 3 इयर्स ही हाँ। वाज विद मी। तो जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल गया तो मुझे लगा कि यार ये तो खेल गया, अभी नेक्स्ट अंडर 19 कौन खेलेगा। हम्म। तो देन मैंने यशस्वी को जब खेलते हुए देखा तो मुझे लगा यस, ये नेक्स्ट ईयर खेलना चाहिए। बट दिस वाज माय थॉट एंड दैट बिकम द रियलिटी। तो 2018 और 19 से उसका जो गेम का लेवल था वो चेंज हुआ। फिर उसने बॉम्बे के मैचेस में रन किए, इंडिया अंडर 19 में गया। आई मस्ट थैंक्स टू आशीष कपूर की मिडल ऑर्डर से उसको ओपनिंग बैट्समैन बना दिया, उसने हम्म। वहां पे सेंचुरी किया। फिर रणजी डेब्यू में कुछ खास नहीं किया, 20 रन पे आउट हो गया। बट अगेन वो जब इंग्लैंड गया, इंडिया अंडर 19 में, वहां पे उसने रन किए। फिर हम्म। वापस आया तो इंडिया अंडर 23 में सिलेक्शन हुआ, उधर उसने रन किए। और फिर विजय हजारे में पहले मैच में 44 पे आउट हो गया, वापस उसने बाउंस बैक किया, उसने सेंचुरी किया, फिर डबल सेंचुरी किया, फिर सेंचुरी किया। तो मुझे लगता है कि जो 18-19 का जो सीजन था वो उसके लिए काफी प्रोडक्टिव सीजन था। और देन अंडर 19 वर्ल्ड कप में गया। तो जब वो इंडिया अंडर 19 खेल लिया था तो मेरे लिए इंडिया वर्ल्ड कप कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं रह गया, क्योंकि ओके। उसके पहले ही वो विजय हजारे में 200 रन वगैरह कर चुका था। तो आई जी। थिंक 18-19 का जो सीजन था वहां से मुझे लगा कि आगे का क्रिकेट खेल सकता है। सर, ये पृथ्वी शॉ वाली बात आप लेकर आए। अगर आप इस बारे में बात करना चाहें, व्हाट यू थिंक, व्हाट्स रॉन्ग विद पृथ्वी शॉ? क्या क्या दिक्कत आ रही है? सबसे पहले डेब्यू कर गया था, 4-5 साल हो चुके हैं, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 100 आ गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया इंडिया के लिए। व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद पृथ्वी शॉ सर? कहाँ है? कोई माइंडसेट में प्रॉब्लम है क्या? डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं?
क्या क्या हो गया है पृथ्वी शॉ के साथ? क्योंकि उनके साथ ही नहीं, उनसे आगे के लड़के भी अब आगे निकल रहे हैं, मतलब यश उनके बाद के हैं। उनके उनके पीछे के, उनके पीछे के। हाँ ओके। हाँ हाँ, मतलब उनके उनके आगे, पीछे मतलब के सर जो, एयर वाइज ही ये वाज जो आगे है, यस। फ्रॉम 2020। क्या यस, लग रहा है? बेसिकली पृथ्वी इज अ वेरी हाई टैलेंटेड प्लेयर। हम्म। और मैंने ये चीज ना उसके डैडी को 2017 में बोला था कि आपके लड़के में टैलेंट बहुत है, खाली इसको प्रॉपर हैंडल करना है। कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ सकता है लेकिन लगाम रखनी जरूरी है, नहीं तो किसी भी डायरेक्शन में दौड़ेगा। सही बात तो है। एनर्जी को राइट वे में चैनलाइज करना भी एक आर्ट है। आपके पास टैलेंट है, सब कुछ है, बट उसको राइट मेथड के साथ राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पृथ्वी जब मेरे पास आया था, मुझे याद है 2015 के कुछ फेब वगैरह में आया था, फरवरी आई थिंक, यस फरवरी वगैरह में आया था। और वो मेरे घर के पास ही रहता है, मेरे ग्राउंड के पास रहता है, तो वहां पे वो आता था। तो इतना मेरे को उसके पहले बातचीत नहीं होता था, अलग अलग एकेडमी में प्रैक्टिस करता था। बट हम्म। 15 में मेरा उसके साथ इंटरेक्शन हुआ, और जब मैंने उसको खेलते हुए देखा तो मुझे यही चीज लगी कि उसका माइंडसेट जो है ना, एक सीधा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उसके टेक्निक पे ज्यादा काम नहीं कर सकते थे, कि वो बहुत अच्छा खेलता है, मतलब वो जो बॉल मारता है तो बहुत स्टेबल रहता है, और कोई भी अच्छे बॉल को बड़े इजीली मार देता है बिकॉज ऑफ हिज हेड पोजीशन एंड हिज स्टेबिलिटी। तो टेक्निकली तो मैंने कुछ खास काम नहीं किया, मैंने उसके मेंटल एस्पेक्ट पे बहुत काम किया, उसको मैंने विजन दिया और उसको एक डायरेक्शन दिया। तो 15 में जब वो आया था तो मुंबई अंडर 16 में भी वो ठीक से नहीं खेल रहा था, ही वाज आई थिंक ड्रॉप फॉर लास्ट 1 और 2 गेम्स। और देन मेरे साथ वो अंडर 19 वर्ल्ड कप तक था और उसने हाई नोट पे एंड किया। बिल्कुल। लेटर ऑन आई डोंट नो वो लाइक क्या प्रैक्टिस किया, तो वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के लिए खेला, उसके बाद वो किधर प्रैक्टिस कर रहा है, क्या कर रहा है, रियली डोंट नो, क्योंकि उसके बाद वो मेरे टच में नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। बट मुझे लगता है कि पृथ्वी अभी भी बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। और आई फील कि अगर वो अगर अपने आप को एक दिन जाए, अपने आप को एक शांत कमरे में बिठाए और सोचे कि जो लड़का, मैं हमेशा अभी भी बोलता, बहुत सारे स्पीच में बोलता हूँ कि जो लड़का टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू में मैन ऑफ द सीरीज ले सकता है, विंग विराट कोहली इन अ टीम, विराट कोहली उस टाइम पे टॉप फॉर्म में थे, दैट बॉय इज रियली स्पेशल। हो रणजी के डेब्यू में सो हो, दिलीप ट्रॉफी के डेब्यू में सो हो, टेस्ट डेब्यू में सो, तो लड़का स्पेशल है। और वो भी इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से, ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। स्पेशली व्हेन विराट कोहली, खाली उसको, सॉरी सॉरी टू सॉरी, इंटरप्ट, स्पेशली व्हेन विराट कोहली सेइंग कि भाई मैं इस उम्र में 10% भी नहीं था इसका। यस। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि टैलेंट जो होता है एक सीड होता है, उसको पेड़ बनाने के लिए हमेशा खाद पानी और वो धूप की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है पृथ्वी को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको अपने आप को थोड़ा सा अकेला रखे, उसको थोड़ा सा अपने फेलियर्स, इसके पहले कब फेल हुआ है, उसे कैसे बाउंस बैक हुआ है और अभी कैसे बाउंस बैक होएगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, कि जो वो क्रिकेट 2018 में खेल रहा था अभी भी वही क्रिकेट खेल रहा है। उसके गेम में जो डेवलपमेंट और आनी चाहिए, जैसे आप शुभमन गिल के गेम में देखो, या अभी यशस्वी के गेम में देखो, या विराट के गेम में देखो, कि जब वो स्टार्ट किए थे करियर, उनके गेम में क्या क्या प्लस माइनस हुआ है। मुझे लगता है अगर कोच, जैसे मैं उसको जानता हूँ, तो वो जो अपग्रेडेशन होना चाहिए था उसके गेम में वो नहीं हुआ है, वन वे क्रिकेट ही खेलता है अभी भी वो। मुझे लगता है थोड़ा सा बॉलर को ना, जब बॉलर डोमिनेशन खाली ये नहीं होता है कि आप बॉलर को मारते जा रहे हो, डोमिनेशन ये भी होता है कि अगर बॉलर अच्छी फॉर्म में है और अच्छी बॉलिंग डाल रहा है तो उसको आउट नहीं होना, क्योंकि ये एक दो बॉल का गेम नहीं है, लंबा गेम है। तो ये थोड़ा सा प्लानिंग में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा, कि जब बॉलर बहुत अच्छा बॉलिंग डाल रहा है तो उसको मैं ना खेल के नॉन स्ट्राइकर हिट वाला जो बैट्समैन है उसको ज्यादा चांस दूं, या थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा बैक करूं, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट नीचे लाऊं। तो ये जो गेम में जो थोड़ा सा माइंडसेट होता है ना, अब सचिन को देखिए, जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट करियर स्टार्ट किया था तो ही यूज्ड टू हिट ऑल द बॉल्स व्हेन ही बिकम द ओपनर आफ्टर 1994। देन लेटर ऑन ही रियलाइज कि मुझे अगर इस स्टेज पे खेलना है तो मुझे थोड़ा सा बॉलर के हिसाब से खेलना पड़ेगा। आप धोनी को देख लो, ही केम एज अ पिंच हिटर काइंड ऑफ थिंग, देन ही अंडरस्टूड। तो एंड ऑफ द डे प्लेयर का स्ट्राइक रेट और एवरेज मैटर करता है, वो कितने बाउंड्रीज मारा है, कितने सिक्सेस मारा है, वो सेकेंडरी होता है। तो मुझे लगता है पृथ्वी को थोड़ा सा ये अपने टैक्टिकल देखना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा सा फेज में जाना, माइंड और जो उसकी पूरी एनर्जी है उसको क्रिकेट के ऊपर लगाना चाहिए। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर द टैलेंट व्हाट ही हैव, अगर वो 1 साल 6 महीने अच्छा मेहनत करेगा, दबा के मेहनत करेगा, बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगा, तो बाकियों से आगे निकल जाएगा। सर टाइम बाउंडेशन है क्योंकि ये जूम का जो सिस्टम है सिर्फ हाफ एन आवर वो करता है। मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ।
एंड वी हैव आई थिंक ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट। यश को अब यहां से आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? आईपीएल बहुत अच्छा गया है, एंड यहाँ पर इंडियन स्कीम ऑफ थिंग्स में लोग, हर कोई कह रहा है वेस्ट इंडीज टूर के लिए उसका नाम आएगा ही आएगा, या और भी इंडिया कहीं जाएगी इस तरीके से तो उसका नाम आएगा ही आएगा। आप इस जो फाइनल चीज अभी जो खड़ी है सामने, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे हमेशा से लगता है कि एक प्लेयर को ना हमेशा सोचना चाहिए कि जो भी स्टेज पे मैं मेरे को मौका मिले उधर मैं कैसे परफॉर्म करूं। अगर आईपीएल में देखेंगे तो सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर खेलते हैं, तो भी एक तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट ही है। पहले जैसा नहीं कि रणजी से सीधा आप इंडिया में जा रहे हो और आप समझ नहीं पाते हो कि ये बॉलर आ रहा है। आई जी। फील कि यशस्वी काफी क्रिकेट खेल चुका है, 3-4 साल 4 साल आईपीएल में खेल चुका है, डोमेस्टिक खेल चुका है, तो अगर वो इंडिया के लिए खेलता है तो मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा, और वहां अगर परफॉर्म भी करता है तो मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा। क्योंकि वो एज अ प्लेयर, एज ए सेट की, अगर आप डोमेस्टिक में या आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में बड़े बड़े बॉलर्स को डोमिनेट करते हो तो वही बॉलर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी डालते हैं। और थोड़ा सा खाली माइंडसेट का डिफरेंस होता है। आई एम श्योर कि जब भी उसको मौका मिलेगा, सिलेक्टर जब भी उसको मौका देंगे, आई एम वेरी वेरी श्योर कि कोई उसके लिए नई चीज नहीं होगी, इसी तरीके से वो अपने परफॉर्मेंस को रिपीट करेगा और वो इंडिया को प्राउड फील कराएगा। सर, बस थोड़ा सा जो टाइम हमारे पास है, क्या कभी मेंटल स्पेस को लेकर के बात होती थी जब आईपीएल में बीते सीजन उतने अच्छे नहीं जाते थे जितना अच्छा ये सीजन गया? बहुत लंबी कहानी है, मैं उसको हमेशा 5-5 6-6 घंटे समझाता हूँ। और हम्म। अभी भी जब मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे इस आईपीएल सीजन में भी शुरू में परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था कि हम्म। जो चल रहा है ना, ये खाली ऑर्डिनरी चीजें चल रही हैं हम्म। और लोग तालियां बजा रहे हैं तेरे लिए, तो तू खुश रहा हो रहा होगा, बट हम्म। आई फील कि इससे बेटर प्लेयर है तू। हम्म। तो ही सेड कि नहीं, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो मैंने बोला बेस्ट नहीं आया है। और हम्म। फिर उसने 77 किया और 100 किया और उसके बाद उसका ग्राफ वापस ऊपर चला गया। तो हम्म। मेरा हमेशा से काम है उसके पिंच करना। हम्म। अब मैं बाकी कोचेस की तरह नहीं हूँ कि मैं उन लोग को प्लीज करूँ, बिकॉज अगर वो मैं करूंगा तो प्लेयर कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। सही बात। तो ये हमेशा से मेरा रहा है और हमेशा करता रहूंगा। आई थिंक ही जब भी मैं कुछ बोलता हूँ अच्छा रिएक्ट करता है, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम। थैंक यू सो मच सर, इट्स बिन अ प्लेजर लाइक ऑलवेज। और हमारी तरफ से भी यश को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।